नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम कल्चरल ज्योग्राफी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और इसी के साथ अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इस जो भी 4 लेक्चर हैं इनके थ्रू आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद अपन जो सामाजिक भूगोल है उसको शुरू करेंगे। और एक स्पेशल यहाँ ये है कि आप बिना वीडियो देखे कमेंट नहीं करेंगे, पहले वीडियो कंप्लीट देखेंगे फिर आप कमेंट करेंगे, कंप्लीट वीडियो के बाद कमेंट करेंगे। ये एक रूल बना लीजिए आप। और एक स्पेशल ये भी है कि संडे को अपना कोई वीडियो नहीं आएगा, तो आप जो भी वीडियोस अपने अब तक आए हैं, क्लाइमेटोलॉजी के भी 4 वीडियो आए हैं और कल्चर के भी 4 वीडियो हो जाएंगे, तो आप ये 8 के 8 वीडियोस देख लेंगे। और फिर जो आगे वीडियो जैसे मंडे को वीडियो आएगा तो उसके साथ साथ आप शुरुआत कर देंगे। तो आज का काम जो है वो आज ही कंप्लीट कर लें। जैसे आज वीडियो आया है तो उसको शाम तक या फिर जब भी आपके पास समय हो दिन में तो आप उसको देख लीजिए फ्री होके। ऐसे नहीं कि वीडियो चालू है और आप कुछ और कर रहे हैं। सीरियसली अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो आप कल्चरल ज्योग्राफी का बहुत अच्छा मैटर मैंने प्रोवाइड कराया है, यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी फ्री में अगर कोई सुविधा मिल रही है तो आपको उसको उपयोग में लेना आना चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि आप थ्योरी है वो पढ़ें, बट थ्योरी पॉसिबल नहीं है इतनी सारी पढ़ानी। थ्योरी क्वेश्चंस के थ्रू लगभग सारे जो भी क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं और सारी थ्योरी जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। और कुछ जो बचा है वो मैं थ्योरी के हिसाब से आपको मैटर प्रोवाइड करा दूंगी। तो थ्योरी में देख लीजिए आप पहले, ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया था। तो इसमें है कि स्पेंसर व थॉमस ने विश्व को 1973 में 37 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने वाला फैक्ट है। 1973 में स्पेंसर ने बांटा है, 1973 में, और 37 सांस्कृतिक प्रदेश बताए हैं। जबकि रसेल व निफिन ने विश्व को 1971 में 7 सांस्कृतिक परिमंडल व 67 प्रदेशों में बांटा है, 67। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले रसेल व निफिन ने बांटा है और फिर स्पेंसर व थॉमस ने बांटा है। इनका जो वर्क है वो एशिया में भी है, एशिया को भी इन्होंने बांटा है। बट अपन यहाँ जो विश्व के जो मेजर हैं उन्हीं को देखेंगे। इनकी बुक है कल्चरल वर्ल्ड। ये जो बुक है 1971 में पब्लिश हुई थी ये बुक भी। और इसी में इन्होंने विश्व के 7 प्रदेश बताए हैं। अमेरिकन मंडल, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों शामिल हैं, और उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वो इसमें नहीं है, वो ध्रुवीय मंडल में आएगा। और अफ्रीकी मंडल जो है इसमें जो सहारा मरुस्थल है उसके दक्षिण का भाग है, शुष्क मंडल में सहारा के ऊपर वाला और एशिया मंगोलिया का भाग है। प्राच्य मंडल में भारत, जापान, चाइना ये वाला है, मलय प्रायद्वीप भी है इसमें। प्रशांत मंडल में प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया वो हैं, ये बता दिया मैंने। यूरोपीय परिमंडल में यूरोप और जो साइबेरिया का जो भाग बच गया वो है। तो इसमें देखते हैं अपन, इसका मैप भी है, तो मैप के साथ भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है सारे। पर आप जब देखोगे वीडियो को तभी तो आपके समझ में आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अब देखिए, अमेरिकन मंडल में मैंने बताया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और ध्रुवीय में क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर का भाग है आर्कटिक के आसपास वाला, ये है उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, और ये है साइबेरिया वाला भाग, साइबेरिया वाला। तो ये है ध्रुवीय मंडल। अमेरिकन मंडल में ये हो जाएगा। शुष्क मंडल में है उत्तरी अमेरिका, शुष्क मंडल में हो जाएगा जो उत्तरी अमेरिका का सहारा वाला भाग है वो हो जाएगा। और शुष्क मंडल में हो जाएगा सहारा का भाग, और ये जो अरब प्रायद्वीप का भाग है ये हो जाएगा, और मंगोलिया का भाग जो है वो हो जाएगा। मंगोलिया, सहारा, अरब प्रायद्वीप, शुष्क नाम से ही पता चल रहा है, BWH क्लाइमेट वाला। और जो सहारा मरुस्थल है उसके जो दक्षिण का भाग है वो किस में आ जाएगा, अफ्रीकी मंडल में आ जाएगा। तो ये मैप से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। प्राच्य मंडल में जैसे मैंने बताया भारत हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और जापान हो जाएगा। जापान ये प्राच्य मंडल में आएगा। और ये जो प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया, जावा, ये भी प्राच्य मंडल में आएंगे। प्रशांत मंडल में आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जो द्वीप समूह हैं वो आ जाएंगे, फ्रेंच पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, तो ये सब आ जाएंगे। तो रसेल व निफिन ने 7 सांस्कृतिक परिमंडल बताए हैं विश्व के, तो वो हमने देख लिए। और ये मैप अलग है, बट मैंने जो मार्किंग करी हुई है ये रसेल व निफिन के सांस्कृतिक मंडल दिए हुए हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक परिमंडल और सांस्कृतिक तल। ये मैंने पहले भी बताया था और एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्ल ओ सावर जो है हमने पढ़ा था पहले भी। सांस्कृतिक भूदृश्य जो कल्चरल लैंडस्केप है इसकी अवधारणा किसने दी थी, कार्ल ओ सावर ने दी थी। कार्ल ओ सावर जो है वो बर्कले संप्रदाय से संबंधित है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्ल ओ सावर है, उनका वर्क किस में है, तो कल्चरल ज्योग्राफी में कार्ल ओ सावर का वर्क है। तो आपको ध्यान रखना है। ये नेट में ज़्यादा जो डीप का क्वेश्चन है वो अपने नहीं पूछा जा सकता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर है सांस्कृतिक भूदृश्य, ये मानव निर्मित भूदृश्य है। सांस्कृतिक क्षेत्र, एरिया, या फिर इसको रीजन भी बोल सकते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक परिमंडल और सांस्कृतिक तल या हार्थ। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा। भाषा जो है वो एक संचार का माध्यम है। बोली है भाषा का ही एक उप प्रकार है। और बोली एक समूह है, जैसे एक तो ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड टाइप का हो गया, जैसे इसमें संकेत होंगे, लिपि होगी भाषा की। जबकि बोली में क्या है, डायलेक्ट बोलते हैं बोली को। बोली एक समूह विशेष के द्वारा बोली जाएगी, समूह विशेष के द्वारा बोली जाएगी। बोली सामाजिक बोली हो सकती है, भौगोलिक बोली हो सकती है,
भौगोलिक बोली का मतलब हो गया किसी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली। और सामाजिक, एक समाज के द्वारा, जैसे गाड़िया लोहार की बोली हो गई, इस प्रकार से। टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों की अपनी अलग बोली होगी, इस प्रकार से। और एस्पेरेंटो नाम की एक भाषा विकसित करने की कोशिश करी गई थी। कृत्रिम भाषा है ये, एक मतलब सभी भाषाओं के कुछ जो कॉमन सिंबल्स हैं उनको लेकर, ताकि पूरे विश्व में एक भाषा बोली जाए। जब ये प्रयास सफल नहीं रहा, कृत्रिम भाषा बनाई गई थी जेमनहोफ के द्वारा। जेमनहोफ के द्वारा, ये जर्मन विद्वान है जेमनहोफ। तो ये भी पूछा जा सकता है एस्पेरेंटो क्या है। इसको ज़्यादा लोग नहीं बोलते, 10-20 लाख लोग ही बोलते हैं अभी विश्व में, 10-20 लाख लोग ही बोलते हैं, और ये मान्य भाषा नहीं है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख भाषाएं। तो इनमें क्या है कि जैसे एक तो नाम से स्पष्ट हो जाता है, जैसे जर्मन भाषा है या फ्रेंच है तो फ्रांस में बोली जाएगी, जर्मन है जो जर्मनी में बोली जाएगी, डच है वो डेनिश लोग बोलेंगे। बट कुछ ऐसी हैं कि जिनमें अपने को कंफ्यूज हो जाएगा, नाम से डायरेक्ट अपने को पता नहीं चलेगा, तो वो मैंने यहाँ लिखी है। पुर्तगाली जो है तो आपको पता है पुर्तगाल में बोली जाएगी, इसके साथ साथ ब्राज़ील में भी बोली जाएगी। तो पुर्तगाली के साथ ब्राज़ील को भी याद रखना है आपको। कैंटनी जो है, कैंटनी या कैंटोनी, ये चीन की बोली है, तो डायलेक्ट है ये कैंटोनी। मंडारिन का उपवर्ग हो जाएगा ये। मंडारिन जो है चीन की भाषा है और विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली, विश्व के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली है ये, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली है मंडारिन। मंडारिन और कैंटोनी जो है ये इसका उपवर्ग है। मंडारिन तो है भाषा और कैंटोनी है इसका उपवर्ग। कैंटोनी है बोली, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा मंडारिन भाषा। चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं मंडारिन, और मंडारिन का उपवर्ग है कैंटोनी। नेक्स्ट है केल्टिक। केल्टिक जो है वो उसका एरिया देखते हैं अपन। केल्टिक आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में बोली जाती है। तो इससे रिलेटेड एक मैप भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो ये मैप देख सकते हो आप। केल्टिन सागर, केल्टिक सागर की लोकेशन, केल्टिक सागर की लोकेशन है यहाँ, और इसके पास हमने देखा है ये बोली जाती है आयरलैंड में बोली जाती है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आयरलैंड में बोली जाती है आयरलैंड। वेल्स में बोली जाती है, ये है वेल्स की लोकेशन, वेल्स। केल्टिक जो बोली है वो बोली जाती है वेल्स में और स्कॉटलैंड में, तो ये स्कॉटलैंड यहाँ है, स्कॉटलैंड की लोकेशन भी आपको मिल गई होगी स्कॉटलैंड में। तो केल्टिक डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप नाम से केल्टिक सागर अगर आपको पता होगा, केल्टिक सागर की लोकेशन आपने दिमाग में सेट करी होगी, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकेंगे। इसके साथ ही कुछ जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, प्लाईमाउथ की लोकेशन है, साउथहैम्पटन है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कार्डिफ, शेफील्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल। तो ये लोकेशन भी आप देख सकते हो, क्योंकि अपन जब कमोडिटी पढ़ेंगे, विश्व की कमोडिटी पढ़ेंगे, उद्योग धंधे पढ़ेंगे, तो उसमें अपने ये सब काम आएंगी। ग्लासगो, और यहाँ डंडी भी है, डंडी। तो ये सारी जो कमोडिटी अप्रोच है उसमें अपन को सारी लोकेशंस काम में आने वाली है। तो हर एक लोकेशन पे आपका वर्क किया हुआ होगा, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आपने देखी केल्टिक जो है उसका क्षेत्र देखिए अपन ने, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। नेक्स्ट है बोथिक या यूक्रेन। बोथिक जो भाषा है वो बोली जाती है यूक्रेन में। तो यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है, आपको पता है। और यूक्रेन की लोकेशन अपन देख लेते हैं, यहाँ देखिए आप। नेक्स्ट, हाँ इसी में है, काला सागर तटीय देश में यूक्रेन, यूक्रेन की लोकेशन है। और यहाँ कौन सी बोली जाती है? बोथिक। बोथिक जो भाषा है वो बोली जाती है। केल्टिक, बोथिक, कैंटेनी। कैंटेनी और केल्टिक में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कैंटेनी, कैंटेन प्रांत है चीन का, तो कैंटेनी जो है वो चीन में बोली जाती है, और केल्टिक जो है वो केल्टिक सागर जो है उसके तटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस प्रकार से ये भी आपका कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट इसमें और देखते हैं अपन। केल्टिक हो गया, बोथिक हो गया, बाल्टोस्लाविक। बाल्टोस्लाविक जो है वो बुल्गारिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवेनिया और रूस में बोली जाती है। तो बाल्टिक और बाल्कन में ऑफन कन्फ्यूजन होता ही है, तो बाल्टिक और बाल्कन भी देख लेते हैं अपन। बाल्टिक सागर जो है ये है बाल्टिक सागर की लोकेशन, यूरोप के उत्तरी भाग में है बाल्टिक सागर की लोकेशन। तो बाल्टिक सागर के जो तटवर्ती जो देश हैं उनको बाल्टिक राज्य या बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। तो ये है लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये 3 लोकेशन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इनकी लोकेशन है बाल्टिक सागर के पास में। तो ये है बाल्टिक कंट्री, और अपने को देखनी है बाल्कन कंट्री। तो बाल्कन कंट्री कौन सी हो जाएगी? बाल्कन कंट्री की अगर अपन लोकेशन देखें तो बाल्कन कंट्रीज में आएंगी जो बोस्निया हर्जेगोविना है, यूगोस्लाविया के जो 4 पार्ट हो गए वो हैं बाल्कन स्टेट। बाल्कन स्टेट तो ये जो है स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये हैं बाल्कन स्टेट। तो ये बाल्कन कोई वो नहीं है, सागर नहीं है, बाल्कन स्टेट, बाल्कन राज्य या बाल्कन स्टेट में ये वाले आएंगे। तो आपको बाल्कन और बाल्टिक में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने ये सारे मैप इसमें इंक्लूड किए हैं। तो मेन जो भी कंफ्यूजन वाली जो बोलियाँ थी उनको मैंने करवा दिया है, और जो भी है वो आप इजीली कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रसेल ओनिफिन के सांस्कृतिक परिमंडल हो गए, ये मैप्स हो गए रिलेटेड, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेके फिर से आप देख सकते हो इनको अच्छे से। आज अपन और क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
जेई श्वार्ट्सबर्ग ने धर्म, भाषा, प्रजाति के आधार पर भारत को 10 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है। तो ये सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कितने प्रदेशों में बांटा है जेई श्वार्ट्सबर्ग ने। तो ये पता होना चाहिए आपको कि 10 भागों में बांटा है। और किसके आधार पर बांटा है? धर्म, भाषा और प्रजाति के आधार पर बांटा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार भी पता होना चाहिए आपको, और कितने भागों में बांटा है तो ये भी पता होना चाहिए। 10 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है। नेक्स्ट अब अपन को देखना है निम्न में से सही नहीं है। आप ये तो कंफर्म ही कर लो कि नहीं है वाला बताना है, क्योंकि इन ऑप्शन जो है वो आपको सही मिलेंगे और एक गलत है, वो आपको चूज करना है। तो इसमें ए ऑप्शन में डार्डिक मुस्लिम, इंडिक सिख और इंडिक बौद्ध। अब देखिए, आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना कुछ भी। डार्डिक मुस्लिम है, इसमें क्या आएंगे? मुस्लिम जो है उत्तरी भारत के वो आ जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? डोडा आ जाएंगे। डोडा अगर आपको डोडा डार्डिक से याद रह जाएगा, और कश्मीरी आ जाएंगे, और लद्दाख प्रदेश के आ जाएंगे। लद्दाखी आ जाएंगे और कश्मीरी आ जाएंगे। लद्दाखी और कश्मीरी। अब उससे नीचे आए अपन, तो उससे नीचे हिमाचल और वो चंडीगढ़ वाला पंजाब वाला एरिया है। तो इंडिक सिख किस में आ जाएंगे? चंडीगढ़ और पंजाब में आ जाएंगे। चंडीगढ़ और पंजाब में आ जाएंगे इंडिक सिख। नेक्स्ट है इंडिक बौद्ध। इंडिक बौद्ध किस में आ जाएंगे? धर्मशाला में आ जाएंगे, लद्दाख में आ जाएंगे और सिक्किम में आ जाएंगे। लद्दाख, धर्मशाला तिब्बत जो है लगभग तिब्बती और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो इधर ही है, और सिक्किम में आ जाएंगे इंडिक बौद्ध आ जाएंगे सिक्किम। नेक्स्ट है पहाड़ी इंडिक। पहाड़ी इंडिक में क्या आएंगे? देवभूमि उत्तराखंड वाले आएंगे पहाड़ी इंडिक में, जो उत्तराखंड यूके उत्तरांचल या उत्तराखंड है उसके आएंगे, और हिमाचल प्रदेश के भी आएंगे, हिमाचल प्रदेश। मुख्य इंडिक में क्या आएंगे? मुख्य इंडिक में राजस्थान वाले, राजस्थान के हैं अपन, तो अपन आएंगे मुख्य में। राजस्थान, हरियाणा, यूपी ये आ जाएंगे मुख्य में। यूपी, बिहार भी आएगा। इसमें हिंदू धर्म वाले जो है वो मुख्य इंडिक है, हिंदू जो है वो मुख्य इंडिक है। पूर्वी इंडिक में क्या आ जाएंगे? बिल्कुल पूर्व में क्या है अपने? पश्चिम बंगाल है, बंगाल और गोवा नहीं आएगा इसमें। बंगाल, उड़ीसा असम वाले आएंगे, उड़ीसा। आप बंगाल और उड़ीसा से याद रख सकते हैं इसको। छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के जो भी हैं वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्वी जनजाति। पूर्वी जनजाति में क्या आएगा? पूर्वोत्तर भारत आएगा, पूर्वोत्तर भारत कंप्लीट आ जाएगा, पूर्वोत्तर भारत। और नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय जनजाति है। तो प्रायद्वीपीय जनजाति में गोंड, संथाल, मुंडा, प्रायद्वीपीय भारत की जो भी जनजाति हैं वो सारी आ जाएंगी। गोंड, संथाल, मुंडा ये सब आ जाएंगी प्रायद्वीपीय जनजाति में, और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। फिर है द्रविड़। द्रविड़ के 3 भाग कर सकते हैं अपन आगे, और इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। तो उत्तरी में आ जाएंगे ब्राह्मणी, ऐसे करके आएंगे। तीन भाग है, इसके भी आगे और इसके भी आगे कई सारे भाग हैं, दक्षिणी के भी कई सारे भाग हैं। तो इस प्रकार से अपन को तो सिर्फ इतना रखना है कि द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत वाले हैं। द्रविड़ दक्षिण भारत वाले हैं, ये आपको इजीली याद रख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है पश्चिमी इंडिक। पश्चिमी इंडिक में क्या आएंगे? पश्चिमी इंडिक में महाराष्ट्र के आएंगे, गुजरात के आएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा ये वाले आएंगे, गुजरात, गोवा। जबकि इसमें क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र दिया हुआ है, सही है। गोवा दिया हुआ है और अंडमानीज दिया हुआ है। तो अंडमानीज जो है वो आएंगे प्रायद्वीपीय में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत जो है उसमें अंडमानी जनजाति है, उनको शामिल किया गया है इसमें। तो सही नहीं है, तो ये अपना 4th ऑप्शन है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो ये आपको बताना है। इसमें जो प्रमुख भाषा परिवार हैं वो इसमें दिए गए हैं। इंडो यूरोपियन लेटिन भाषा परिवार और साइनो तिब्बतन भाषा परिवार। तो आपको देखना है इसमें कौन सा होगा आंसर। इंडो यूरोपियन, लेटिन, साइनो तिब्बतन, सेमेस्टो हेमेस्टो, नीलो सहारन। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? नीलो सहारन सबसे बड़ा नहीं हो सकता। नीलो सहारन का मतलब हो गया नील नदी और जो सहारा मरुस्थल है उसके आसपास का भाग है, उसको बोलेंगे नीलो सहारन। सेमेस्टो हेमेस्टो किसको बोलेंगे? जो अरब मरुस्थल है, इजराइल की जो हिब्रू भाषा है उसको बोलेंगे सेमेस्टो हेमेस्टो। और साइनो तिब्बतन भाषा परिवार है, ये जो चाइना और तिब्बत वाला जो एरिया है उसको बोलेंगे, उसमें जो भाषा बोली जाएगी उसको बोलेंगे साइनो तिब्बतन भाषा परिवार। लेटिन का मतलब हो गया रोमन साम्राज्य की जो भाषा है उसको बोलेंगे लेटिन भाषा परिवार, रोमन से। तो आपको इजीली इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है। सेमेस्टो हेमेस्टो में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो अरब प्रायद्वीप वाला भाग है उसमें बोला जाएगा सेमेस्टो हेमेस्टो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है अपने। तो इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है ये सबसे बड़ा है, ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। इंडो यूरोपियन, इसमें भारतीय भाषाएं आ जाएगी और साथ साथ जो यूरोपियन भाषाएं हैं जैसे जर्मनी, बोथिक, डेनिश, डच, बाल्टोस्लाविक, केल्टिक जो भी अपन ने देखी थी, भारतीय प्लस यूरोपीय भाषाएं आ जाएगी, भारतीय प्लस यूरोपीय भाषाएं आ जाएगी। भारतीय में भी बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो आएगी, जैसे बांग्ला, उर्दू, सिंहली, ऐसे करके काफ़ी सारी है। भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, एक डाइवर्स कल्चर है इंडिया का भी। और लेटिन में कौन सी आ जाएगी? लेटिन में आ जाएगी डच, पुर्तगाली, ये सारी आ जाएंगी। सॉरी, डच जो है ये इसमें आएंगी, डच आएंगी। यूरोपीय भाषा परिवार जो है इसमें आएंगी डच, रोमन डच जो है इसी में आएगी डच। जर्मन, बोथिक, केल्टिक, ये जो अपने अभी भी पढ़ी हैं ये सारी इसी में आएंगी। और लेटिन भाषा परिवार में है ये पुर्तगाली आ जाएगी, एक तो इसमें पुर्तगाली आ जाएगी। और साइनो तिब्बतन भाषा परिवार का एग्जांपल देना चाहिए तो अपन कौन सी आ जाएगी? बर्मी आ जाएगी। और जो मंडारिन है वो आ जाएगी इसमें, मंडारिन।
सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये। और साइनो तिब्बतन भाषा परिवार है, इसमें मंडारिन जो है वो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सेमिस्टो है, हेमिस्टो में अरब जो प्रायद्वीप की हैं वो आ जाएंगी, अरबी जो लैंग्वेज है वो आ जाएंगी, हिब्रू आ जाएगी इसमें, हिब्रू। और नीलो सहारन में खोइसन आ जाएगी, होसा आ जाएगी, स्वाहिली आ जाएगी, ये सारी आ जाएंगी, खोइसन, होसा। इनका मैप भी देखेंगे अपन, होसा, स्वाहिली। स्वाहिली जो है ये पूर्वी अफ्रीका में बोली जाती है, पूर्वी अफ्रीका में अपन ने मसाई भी पढ़े थे। और होसा जो है ये इसी का उपवर्ग है, और ये जो है ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में बोली जाती है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका जो है भाग उसके भी पश्चिम भाग में खोइसन बोली जाती है। तो इसका भी मैप है इसमें, भाषाओं का भी, ये तो धर्म का है, भाषाओं का मैप है ये, इसमें आप इजीली मार्क कर सकते हो। खोइसन भाषा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, नीलो सहारन जो सहारा और नील नदी वाला क्षेत्र है, एफ्रो एशियाटिक जो शुष्क प्रदेश है जैसे नील नदी के पूर्व का भाग और अरब प्रायद्वीप वाला, उसमें ये है। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है ये, ग्रीन कलर में दिखाया गया, लाइट ग्रीन कलर में। और ये साइनो तिब्बतन है, ये पिंक कलर में दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलोइड जो है ये फिर इसमें मार्क किया हुआ है। और यहाँ जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अयामारा और यानोमामी जो है ये इंपॉर्टेंट है। अयामारा और यानोमामी जो भाषा भी है और वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको भी ये बोला जाता है, वहाँ पर प्रजातियाँ भी पाई जाती है ये, जैसे टेहुलचे भी देखा था अपन ने कल। और इसमें जो मेन है उन सबको मैंने मार्क किया हुआ है, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, जैसे एफ्रो एशियाटिक, नीलो सहारन, खोइसन, द्रविडियन और ऑस्ट्रेलियन, ये इंडो यूरोपियन। तो आपको इजीली ये पता हो गया। मैप फिर से देख सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडो आर्यन, इसमें हो जाएगा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा परिवार है, तो ये आपको देखना है। भारतीय भाषाओं में जो सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो है इंडो यूरोपियन। इसमें लगभग 75% जो भारत के जो निवासी हैं वो 75% इंडो आर्यन भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। और फिर इसके बाद है ये सबसे बड़ा है 1 नंबर पे, फिर ये है 2 नंबर पे। इसके लगभग 24% जो है लोग वो द्रविड़न भाषा परिवार से हैं। और साइनो तिब्बतन जो है ये, इसके भी 2 भाग हो जाएंगे आगे, जैसे तिब्बती जो हैं और बौद्ध भी हैं इसमें, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी साइनो तिब्बतन में। और ऑस्ट्रिक भाषा है इसके भी, इसमें जैसे तिब्बती आ जाएंगे, बर्मी आ जाएंगे, तिब्बती बर्मी आ जाएंगे इसमें। द्रविडियन भाषा परिवार है, इसके बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, इसके मेन 2 भाग किए जा सकते हैं। इसमें इसको ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के 2 भाग किए जा सकते हैं, मान खमेर, मुंडा। मुंडा जो है ये मुंडा भाषा परिवार है, इसमें मुंडा और संथाली ये मेन है। मुंडा, संथाली, मुंडा नाम से पता चल रहा है मुंडा है इसमें और संथाली है। ये पठारी जो प्रदेश है उसकी जनजाति है, उसकी भाषा है ये, मुंडा और संथाली। और मान खमेर जो है ये पूर्वोत्तर भारत की जो है मेघालय पठार और वहाँ की ये है मान खमेर। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय पठार, मेघालय पठार में पठार की हैं ये मान खमेर। द्रविडियन जो भाषा परिवार है और साइनो तिब्बतन भाषा परिवार है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को निषाद भाषा परिवार भी बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिक ही लिखा है ये जरूरी नहीं है, निषाद भाषा परिवार भी बोलते हैं इसको, निषाद भाषा परिवार। और जो साइनो तिब्बतन है इसको किरात भाषा परिवार भी बोलते हैं, किरात। तो ये किरात और निषाद ये नाम ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में दोनों ही नाम ये भी इनके प्रचलित हैं। साइनो तिब्बतन में क्या हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश की जो है तिब्बती, म्यांमार के आसपास वाला जो भाग है, बॉर्डर है उस पर, सिक्किम, भूटिया, ये सब हैं, ये साइनो तिब्बत में आ जाएंगे। द्रविडियन भाषा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो उत्तरी भाग है, मैंने पहले भी बताया था, उत्तरी भाग है उसमें बोली जाती है ब्राहिती। उत्तरी भाग में बोली जाती है ब्राहिती, ब्राहिती, माल्टो कुरुख, माल्टो कुरुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्टो कुरुख। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुरुख जो है भाषा वो किस भाषा परिवार की एक उपबोली है, तो ये द्रविडियन भाषा परिवार की है। उत्तरी जो द्रविडियन में भी जो उत्तरी भाग है द्रविडियन का, उसमें बोली जाती है। ब्राहिती बलूचिस्तान की है, माल्टो जो है उड़ीसा बंगाल की है, कुरुख उड़ीसा बंगाल बिहार की है। ब्राहिती बलूचिस्तान और माल्टो उड़ीसा और ये बंगाल बिहार, ऐसे याद रख सकते हो आप। मध्यवर्ती भाग जो है उसमें, मध्यवर्ती भाग में गोंडी, कोंड ऐसे हैं, गोंडी, कोंड, कुई, मंडा ऐसे हैं। ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गोडवा भी है, परजी है, गोडवा, परजी, तो ये नाम अटपटे जरूर हैं बट याद हो जाएंगे, गोडवा, परजी। मध्यवर्ती भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में फिर जो है अपन जानते हैं कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब हो जाएंगे, कन्नड़, तमिल, मलयालम। मलयालम जो है ये सबसे नई है, मलयालम, तमिल के बाद है मलयालम। मलयालम नई है, न्यूएस्ट है मलयालम। अब ओल्डेस्ट क्या होगी इसमें, तमिल जो है ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट। ये 3 याद रख लीजिएगा आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि द्रविड़ भाषा परिवार है ये 24% है ऑलमोस्ट। इंडो आर्यन भाषा परिवार है ये है 74%। और ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का ही भाग है, ये अपन ने देख लिया था।
पूरा जो भारतीय भाषाएं हैं ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की जो है उपभाग है। इसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती आ जाएंगी। हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। धर्म की प्रमुख परिभाषाएं, इसमें फिर क्या हो जाएंगी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण बतानी थी अपन को, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण। फर्स्ट जो है इंडो आर्यन भाषा परिवार, 75% लोग जो है इसको बोलते हैं। धर्म की प्रमुख परिभाषाएं बतानी है अपने को विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो ये तो स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनका कोई और ऑप्शन तो है नहीं। एक दो बार आप इनको देखेंगे तो आपको इजीली ये याद रह जाएंगी। तो धर्म की परिभाषा देखते हैं अपन। शेल्मर जो है, फ्रेडरिक शेल्मर है, इनके अनुसार धर्म की परिभाषा है कि असीम निर्भरता का मनोभाव ही धर्म है। शेल्मर क्या बोलते हैं कि निर्भरता, ईश्वर पे निर्भरता का एक भाव होना ही धर्म है। विलियम जेम्स जो है वो बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की उत्साही मनोदशा, कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर अभिव्यक्त करना, वो धर्म है। और ऑटो जैसे जो प्रवचन देते हैं अपन सुनते हैं, बाबा जो होते हैं या कथावाचक जो होते हैं वो कितना उत्साहित होकर अपना भाषण देते हैं, तो उस प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति होगा तो वैसे भी उत्साहित रहेगा। तो जेम्स के अनुसार उत्साही मनोदशा जो है वो धर्म है। ओटो के अनुसार देव के प्रति भय और सम्मोहन मिश्रित रूप जो है वही धर्म है। तो इसमें क्या है, सभी सही हैं और डायरेक्ट ये पूछी जाती है परिभाषा और फिर आपको ये विद्वान पूछ ले जाएंगे कि किसकी है ये, तो आप इसको देखेंगे जरूर याद हो जाएगी आपके। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये विश्व का जो है मैप है धर्म के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो है ये देखिए आप पर्पल कलर दिख रहा है ना, ब्लू पर्पल, तो ये सबसे ज़्यादा है ईसाई धर्म का है। ये बॉक्स जो है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, ये देखिए कलर इसमें मैच करा है क्रिश्चियनिटी। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड मैप पे क्या है, वॉयलेट या ब्लू कलर जो है वो है। तो ईसाई 1 नंबर पे है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। फिर 2 नंबर पे देखिए ये जो है ग्रीन कलर, तो इस्लाम है 2 नंबर पे। फर्स्ट है क्रिश्चियन, सेकेंड है इस्लाम, और थर्ड जो है वो है ये हिंदू धर्म है, हिंदू 3 नंबर पे है, और 4 नंबर पे जो है वो चाइनीज़ है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। धर्म के प्रकार बताने हैं और निम्न में से सही नहीं है, एक जो है गलत है, 3 ऑप्शन सही है, तो नहीं है जो इनकरेक्ट है उसको अपने को छांटना है। धर्म से रिलेटेड डेफिनेशन देखेंगे और फिर एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको सेट करेंगे कि सार्वभौमिक धर्म क्या होता है, निर्जाति धर्म क्या होता है, जनजाति धर्म क्या होता है और खंडीय धर्म क्या होता है। तो सार्वभौमिक धर्म में क्या होता है कि सभी मानव समाजों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और एक इसको अगर इजी वे में समझना चाहें तो जो सार्वभौमिक धर्म है उसको उसकी जो सदस्यता है या जो मान्यता है वो ली जा सकती है, जिससे उसको ग्रहण किया जा सकता है। जबकि जो निर्जाति धर्म है उसमें उसके जो एक उसका विशिष्ट संस्कृति होगी, आंतरिक अंग होगा, और उसकी जो जैसे जन्म जाति ही एक व्यक्ति है उसको ये जो है निर्जाति धर्म है वो मिल सकता है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो सार्वभौमिक धर्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे इस्लाम जो है, इस्लाम ईसाई, इनकी जनसंख्या भी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि इनको कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है वो इसको अपना सकता है। तो इस्लाम ईसाई ये जो है ये किसके उदाहरण है, सार्वभौमिक धर्म के। जबकि निर्जाति धर्म जो है एक विशिष्ट संस्कृति होती है और एक संकुचित प्रकार का है ये। तो इसमें हिंदू या सनातन जो धर्म है उसको अपन जन्म से ही एक व्यक्ति है वो ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई तौर तरीका नहीं है जिससे उसको अपनाया जा सके। हिंदू धर्म में कई सारे जैसे आर्य समाज है वो अलग बात है, पर हिंदू जो सनातन जो धर्म है, सबसे प्राचीन विश्व का सनातन धर्म है, उसकी सदस्यता आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो आपको जन्म से मिलता है। और इसी प्रकार से यहूदी जो धर्म है, जुडाइज्म जो है, ये भी इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है। तो यहूदी जो है वो जन्म से ही आप यहूदी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसकी जो है सदस्यता या फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जनजाति जो धर्म है उसमें जीववाद, शमनवाद और टोटमवाद, ये 3 इंपॉर्टेंट है। जीववाद का मतलब होता है कि प्राणी मात्र में आप एक आत्मा है उसका दर्शन करो, जैसे आप पौधे की पूजा कर सकते हो, कोई पत्थर की पूजा कर सकते हो, पशु है उसका पशु की भी पूजा कर सकते हो, तो ये जीववाद से रिलेटेड हो गया। कोई ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसकी भी पूजा कर सकते हो। बेसिकली ये एक जनजाति से रिलेटेड जो धर्म है वो है एनिमिज्म। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शिंटो धर्म जो है जापान का, शिंटो। तो इसमें सम्राट है उसको ये ईश्वर की तरह पूजा करते हैं, सम्राट की। शिंटो जो धर्म है उसमें सम्राट को ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है, सम्राट की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है शमनवाद। शमन का मतलब होता है एक कोई धर्म गुरु हो गया, जैसे शमन का मतलब होता है धर्म गुरु, और धर्म गुरु के निर्देश के अनुसार ये लोग चलते हैं। शमन धार्मिक नेता या धर्म गुरु है शमन। तो आप ये 1-2 बार पढ़ेंगे, ध्यान में रह जाएगा। टोटमवाद का मतलब है टोने टोटके करना, जादू करना, ये सब क्या है पिछड़ी जो जनजाति हैं उनमें ये सब पाया जाता है। टोने टोटके और जादू जो है उससे रिलेटेड, टोने टोटके जादू से रिलेटेड जो है, जैसे भोपा होता है, ओझा होता है, तो ये सब किस में आते हैं, टोटमवाद में। ओझा ये सब हैं, ये टोटमवाद के एग्जाम्पल हैं। तो आपको बेसिक पता चल गया होगा कि सार्वभौमिक धर्म, नरजातीय धर्म और जनजातीय धर्म। खंडीय धर्म का मतलब क्या होता है, खंडों में विभक्त, तो ये गलत है। खंडों में विभक्त जो है वो नहीं होता। खंडीय का मतलब एक खंड विशेष में, एक रीजन में खंडिया,
प्रदेश में जो एक धर्म है उसकी मान्यता है, तो ये है बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध, सिख धर्म हो गया, ये सब है खंडीय धर्म है। तो इसमें ये वाला जो है नहीं है, सही नहीं है, बाकी ये 3 सही है। मेन जो अपना फोकस है वो ये होना चाहिए कि सार्वभौमिक धर्म की परिभाषा क्या देंगे, उसके एग्जाम्पल क्या देंगे, नृ जातीय जो धर्म है उसकी क्या एग्जाम्पल देंगे और क्या डेफिनेशन देंगे, तो ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सही नहीं है। तो आपको क्या दिए गए हैं, धर्म दिए गए हैं, उनके भाग दिए गए हैं और उनके रिलेटेड कोई मेन इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। तो निम्न में से सही नहीं है, ईसाई धर्म से रिलेटेड, ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट जो है इनकी पॉपुलेशन है टोटल में 8% है और ये 16% है, और ये अफ्रीका में है। प्रोटेस्टेंट जो है जनजाति है, प्रोटेस्टेंट की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में है, और कैथोलिक जो है वो यूएसए, कनाडा, अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका है वहाँ है। और प्रोटेस्टेंट जो है वो चर्च को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि कैथोलिक है ये चर्च को कम महत्व देते हैं और ये अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट है इस्लाम। इस्लाम जो है वो सुन्नी और सिया 2 भागों में बंटा हुआ है। 90% जो है वो है सुन्नी पॉपुलेशन और 3.7 ऑलमोस्ट 10% जो है वो है शिया। तो शिया जो है वो पैगंबर का अनुसरण करते हैं और ये जो है ये अपने धर्म ग्रंथ का अनुसरण करते हैं कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही सही है, और ये पैगंबर का अनुसरण करते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब। और उनसे रिलेटेड जो है वो त्यौहार मनाते हैं, करबला के मैदान से रिलेटेड ताजिए निकाले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ताजिए निकाले जाएँ अगली बार, तो ये किससे रिलेटेड होंगे, शिया मुसलमान जो है उनके ये मेन फेस्टिवल्स होंगे। नेक्स्ट है चीनी धर्म। चीनी धर्म जो है वो कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म इन तीनों का मिश्रण है। ये कन्फ्यूशियस ने फैलाया था। ताओवाद जो है ताओइज्म है वो ताओ के द्वारा दी गई है, और बौद्ध धर्म का भी इसमें मिश्रण हो गया है। ये ली प्रांत का शासक था। तो इस प्रकार से ये तीनों का मिश्रण है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चीनी धर्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन और आ जाए, जैसे शिंटो आ जाए। तो अगर आपने एक बार देखा होगा तो कम से कम आपको पता तो होगा कि शिंटो तो जापान में है और ये ताओइज्म और जो कन्फ्यूशियसवाद है ये चीन में है। तो ये आपको एक बार देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा इजीली। नेक्स्ट है धर्मों का घटता क्रम। तो ये देखिए 1 नंबर पे चीन है, चीनी धर्म है, दूसरा है हिंदुइज्म या हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई। हमने मैप देखा था, मैप में सबसे ज़्यादा अपन ने किसको देखा था, क्रिश्चियन देखा था, फिर इस्लाम को देखा था, फिर हिंदुइज्म और फिर चीनी देखा था अपन ने। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो, 1 नंबर पे ईसाई है, फिर इस्लाम है और फिर हिंदू है और फिर चीन है। तो इस प्रकार से ऐसे आएगा, ये उल्टा क्रम दिया हुआ है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम, तो ये ही गलत हो जाएगा इसमें, बाकी ये चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से सही नहीं है इसमें बताना है। बौद्ध धर्म की 2 शाखा है, थेरेवादी और लामा। थेरेवादी जो है वो बंगाल की खाड़ी के हैं, बंगाल की खाड़ी के जो हैं उनको थेरेवादी बोलेंगे, और लामा जो है वो उत्तरी भाग में जो है तिब्बती जो है उनको बोलेंगे लामा, तिब्बती। और शिंटो जो है ये नृजाति धर्म है, और यहूदी जो है वो सार्वभौमिक धर्म है, इनकी भाषा है वो हिब्रू है। 0.4% लोग हैं वो हिब्रू या जो यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है 0.4 टोटल पॉपुलेशन में। और यहूदियों ने सर्वप्रथम कृषि तिथि पत्रक तैयार किया था भूमध्य सागरीय प्रदेश के लिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश के ही निवासी हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश के लिए। तो आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है, सबसे पहले कृषि तिथि पत्रक तैयार किया था। और यहूदी जो है वो बिल्कुल गलत है, ये बात सार्वभौमिक धर्म नहीं है, ये एक नृजातीय धर्म है, नृजातीय। इसकी जो मान्यता है, ये सदस्यता है, वो ऐसे ग्रहण नहीं की जा सकती, जन्म से ही मिल सकती है। जन्मजात जो यहूदी हैं उसकी सदस्यता अपन ग्रहण नहीं कर सकते यहूदी धर्म की। शिंटो जो है वो नृजातीय धर्म है, ये बिल्कुल सही है। एनिमिज्म पाया जाता है इसमें, एनिमिज्म। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक धर्म नहीं है, नृजातीय है। और इनकी टोटल पॉपुलेशन में इनकी पॉपुलेशन है 0.4%, बहुत कम है। और बिल गेट्स, बहुत जो अमीर लोग हैं वो सब क्या है, यहूदी हैं, लगभग आपको यहूदी मिलेंगे। बिल गेट्स, जो आइंस्टीन है वो भी यहूदी थे, आइंस्टीन। और हिटलर जो था नाजीवादी था, और इसने यहूदियों को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। तो आपको 10 क्वेश्चन मिले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसमें कितने सही हुए वो तो आप बताएंगे ही। और साथ में कल्चरल ज्योग्राफी का कंप्लीट मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए लेक्चर बनाया है, तो आप इसको पढ़िए। फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई बुक है या फिर नोट्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस भी देख सकते हो इनके। और संडे तक आप इसको कंप्लीट कल्चरल ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे, अच्छे से सभी लेक्चर देखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट है सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल या सामाजिक भूगोल अपन देखेंगे, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद राजनीतिक भूगोल स्टार्ट करेंगे।